बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। कानून अभी मुकम्मल तौर पर बना नहीं, लेकिन चैलेंज पहले हो गया। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर और मुतअद्दिद हाई कोर्ट्स के अंदर अब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है या बिल है, अभी मैं कहूँगा क्योंकि अभी उसे प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिली, गो के जॉइंट सेशन में उसको पास कर लिया गया कसरत राय से, लेकिन मामला यह है कि अभी तक वो कानून बना नहीं है। और अगर बना नहीं है तो नाफिजुल अमल नहीं है, लेकिन अगर नाफिजुल अमल नहीं है तो फिर चैलेंज कर दिया गया क्या ये सियासी मूव है या इस कानून का हशर भी वही होगा जो 2012 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का हुआ था, उसे कलअदम करार दिया गया और उस कानून को बाहर फेंक दिया गया रद्दी की टोकरी में। इस कानून के साथ क्या होता है वो देखना पड़ेगा। जो एक अच्छी डेवलपमेंट सामने आज आई है जिसके बारे में बहुत गुफ्तगू हो रही है और ज़राए अभी ये बता रहे हैं कि आज जनाब इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब की मुलाकात हुई है जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के साथ, जो कि सीनियर प्यूने जज हैं, और मुख्तलिफ मामलात के ऊपर गुफ्तगू हुई है। अगर एक डेडलॉक जो कि एग्जिस्ट करता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अगर डिवीजन जो कि एग्जिस्ट करती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अगर गुफ्तगू से, डायलॉग से और एक पीसफुल कोहिबिशन के साथ मामलात हल हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस बात को राना सनाउल्लाह साहब जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, खुद भी एक वकील हैं, उन्होंने भी अप्रीशिएट किया कि अच्छी बात है अगर बहरान का हल गुफ्तगू से निकल सकता है, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा? उन अदालती फैसलों के ऊपर आएगा जो कि हो चुके हैं, उनके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो इम्पेंडिंग है, जो मामला चल रहे हैं, क्या उस पर आएगा या नहीं, या ये हमारी सिर्फ खाम ख्याली है? लेकिन गुफ्तगू होना या मुलाकातें होना अच्छी बात है और ये इंप्रेशन भी अब ख़त्म होना चाहिए कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब अपने सीनियर प्यूने जज के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार नहीं करना चाहते। मामलात कुछ इस तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है। बताया जाता है कि एक सफ़े पर मुहित ये रिपोर्ट है जिसके अंदर बाकायदा तौर पर लिख दिया गया है कि जनाब वाला आपका हुक्म था लेकिन हमें 21 करोड़ रुपए जारी नहीं हुए, ना ही हमें सिक्योरिटी मिली है। जो सिक्योरिटी इंश्योर की जा रही है उसकी भी तादाद ऐसी नहीं है कि जो कि हौसला अफजा हो, लिहाजा ऐसे हालात के अंदर तो बादियों नज़र में इलेक्शन होता हुआ नज़र नहीं आता। ये सतर उन्होंने लिखी है या नहीं, लेकिन ये उन्होंने बता दिया कि हजूर पैसे भी नहीं मिले और सिक्योरिटी की गारंटी भी हमारे पास कोई नहीं है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत का एक अपना मौक़िफ़ है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका अपना मौक़िफ़ है। अभी कुछ देर पहले अता तारड़ साहब ने गुफ्तगू की मामले ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, वो यकीनी तौर पर इशारा उनका जज साहिबान की जानिब था, लेकिन वो क्या फरमा रहे थे ज़रा सुनिए। रिटें आना शुरू हो गई हैं। एक फायर वॉल है, आइन के मुताबिक अदलिया पार्लियामान के मामलात में और कानून साजी में मुदाखलत नहीं कर सकती, और अगर इस मामले पर मुदाखलत हुई तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि बेंचेस की तश्कील को जो मुनसिफाना बनाने की एक कोशिश है उसको कबूल नहीं किया जा रहा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि उधर वन मैन शो ही काबिल कबूल है। आइन में जब आपकी मर्जी हो फर्दे वाहिद उसमें तरमीम करने चल पड़ता है, और जब आपकी मर्जी ना हो तो कानून के खिलाफ भी रिटें कराना शुरू कर देते हैं कि हमारे बेंचेस का राइट जो है रेगुलेट करने का वो हमारे से ना लिया जाए। देखिए, अगर तारीखी तौर पर देखा जाए तो ये आइन में तरमीम फ़र्द वाहिद तो ये तो उसी वक्त हुई जब मुल्क के अंदर एक फ़ौजी आमिर मौजूद था, ज़ाहिरी बात है, और ऐसे हालात पैदा किए गए। बहरहाल फिर चीफ जस्टिस साहिबान ने, और हमारे मुल्क के अंदर जो अदलिया है उसकी हिस्ट्री भी बड़ी चेकर्ड रही है, ख़ुद आइन के अंदर तरमीम करने की भी इजाज़तें इसी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई हैं। एक मैंने कहा ना कि एक चेकर्ड हिस्ट्री है, कोई इतनी हौसला अफजा तारीख हमारी नहीं है, और मुल्क के जो जय्यद कानूनदान है वो भी इस हवाले से ये कहते हैं। लेकिन जो जिस बात पर इन्हिसार है पूरी तहरीक इंसाफ का, उसके बारे में आज फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि देखिए ये तो टोटल 42 अरकान ने इस करारदाद के ऊपर जो कि कौमी असम्बली के अंदर पास की गई उस पर दस्तखत किए थे, उनमें से भी दस्तखत जो है मुख्तलिफ वो जाली हैं, और उनका जो इरादा है वो ये है कि हम तो इनको फारग करवाएंगे इस हुकूमत को, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदूली की है। क्या फरमा रहे हैं फवाद चौधरी साहब? जिन 42 एमपीज़ ने ये रेजोल्यूशन पास की कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया जाए, अभी इंकशाफ हुआ है कि उसमें से 8 दस्तखत जाली हैं, या वो सेक्रेटरी असम्बली ने खुद किए हैं या स्पीकर जो परवेज अशरफ साहब हैं उन्होंने खुद किए हैं। लिहाजा हम जायल साजी का मुकदमा पर्चा दर्ज कराने लगे हैं राजा परवेज अशरफ के ऊपर और सेक्रेटरी असम्बली के ऊपर। टोटल दस्तखत 42 है, उनमें से 8 जाली, जो बाकी है उनके ऊपर हम तौहीन अदालत में मूव कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट जो है वो इनको बुलाए और सुप्रीम कोर्ट की और अदालतों के निज़ाम का तमस्खुर उठाने के ऊपर इन मेंबरान के खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए।
एक मामला और बड़ा अहम है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने किया, बेशक काबीना के अंदर किया, उनका फैसला था, बट द बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। और अगर प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हेड हैं पूरी हुकूमत के, जाहिर बात है उनकी मर्जी मंशा हर चीज़ के लिए शामिल होती है, और वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल करने से, नाअहल होने से अब कोई नहीं बचा सकता। वो सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने हुक्म को नहीं माना, लेकिन शायद एक ये भी व्यू है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर सेंसेशनलाइज किया जा रहा है मामले को, शायद इतना आसान भी आज के हालात में नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो इस हवाले से क्या फरमा रहे थे साहब के हवाले से? ये बड़ी चौंका देने वाली गुफ्तगू है और बड़ी दिल दहला देने वाली गुफ्तगू है, क्योंकि ऐसे हालात हमारे मुल्क के अंदर माजी में पहले भी हुए हैं, जब और उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और सजाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। हालात बहुत कशीदा थे, गो के जो एतराज़ात थे मियां नवाज शरीफ साहब इनकी तरफ भी बहुत गलत था, और जो जनाब सजाद अली शाह साहब थे उनकी अदालत से भी बहुत से मसाइल थे, हुकूमत को भी थे, और ओवरऑल उनके बारे में जो लिखा जाता है कि उनका रवैया भी बहुत मुख्तलिफ था, और शायद उनका जो कॉन्डक्ट था वो भी कोई एग्जाम्पलरी कॉन्डक्ट नहीं था बीइंग चीफ जस्टिस। आज हालात हमारे किस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि पूरी तहरीक इंसाफ का ये, जब आप उनसे खलवत में जलवत में गुफ्तगू करते हैं तो उनका एक बात उनके जहन में नक्श हो गई है कि देखिए ये तो बड़ा क्लियर कट केस है, इन्होंने बड़ा फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड किया है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, और ये तो गए, आज गए, कल गए, इन सब का फेट जो है वो यही होगा कि इनके ऊपर, सबके ऊपर तौहीन अदालत लगेगी। बट इज इट दैट सिंपल? क्या ऐसे होने जा रहा है? इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे, और हालात की कशीदगी कम होगी या ज़्यादा होगी? जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, मतलब आगे क्या हो सकता है, इन एडिशन टू दैट और क्या हो सकता है? मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब आबिद साकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के और सीनियर कानूनदान हैं। हम उनसे हमेशा रहनुमाई लेते हैं आइनी और कानूनी मामलात के ऊपर, मुल्क की जो अदालती तारीख है उससे भी बखूबी वाकिफ़ है। बहुत शुक्रिया आपका जनाब आबिद साकी साहब। और अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह है पिलडैट के। मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़ा मुश्किल काम करते हैं जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब, वो क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी को एवेल्यूएट करते हैं। वो अलग बात है कि हमारी क्वालिटी क्या रही है एज डेमोक्रेसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलरली इन दीज लास्ट 75 ईयर्स, उसके ऊपर कभी अगर हम बहस करें और एक खालिस प्रोग्राम उसके ऊपर किया जाए तो उससे हमें खुशी से ज़्यादा शायद मायूसी होगी कि हमने बहुत गलत काम भी इन 75 सालों के अंदर किया। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब। अब सबसे पहले मैं आज क्योंकि गुफ्तगू आबिद साकी साहब से शुरू करना चाहूँगा। आबिद साकी साहब सबसे पहले ये फरमाइएगा, ये मैं ज़रा पॉइंटेड इसलिए क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट भी है कि जी बड़ा सादा हो गया, पूरी तरीके इंसाफ तैयार है कि जी बस हुकूमत ने वायलेशन कर दी है, रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने जमा करा दी है, वो हैवीली डिपेंडेंट है, रिलाय कर रहा है हुकूमत के ऊपर और दीगर मामला दीगर इदारों के ऊपर, जब उसको वो नहीं मिल रहा जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए, तो इलेक्शन कमीशन का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, वज़ीर-ए-आज़म घर चले जाएंगे, हुकूमत फारग हो जाएगी। क्या आपकी नज़र में बैसियत एक सीनियर कानूनदान, इज इट दैट सिंपल कि ऐसे ही होगा जी कि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विल जस्ट समन द प्राइम मिनिस्टर और हिज और द अटॉर्नी जनरल के लिए बुलाएं वज़ीर-ए-आज़म को, हमारे हुक्म को नहीं माना गया, लिहाजा इसकी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हम शुरू करते हैं और शो कॉज नोटिस इशू कर देंगे? नहीं, मेरे ख्याल में ये इतनी आसानी से और इस तरह सादा अंदाज में नहीं होगा। प्राइमरीली तो ये है कि डायरेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने इशू की है वो फाइनेंस सेक्रेटरी को और डिफेंस सेक्रेटरी को इशू की है विद रिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ फाइनेंसेस एंड टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी। ठीक, और डायरेक्शन तो प्राइम मिनिस्टर को नहीं है, और इन इलेक्शन में बराह रास्त फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मेरा ख्याल है उस तरह फ्रीक भी नहीं बनती। प्रोविंशियल इश्यूज़ हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से उनको डील करना है विद द कोलैबोरेशन एंड ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो ऐसे मामलात में कोई इतना सादा नहीं है कि बैठे बिठाए ये गवर्नमेंट जो है इसको कन्विक्ट करके या प्राइम मिनिस्टर को कन्विक्ट कर दिया जाए। इसकी बड़ी रिमोट पॉसिबिलिटी है, शायद अगर कोई सिचुएशन एग्रीवेट हो और द फेडरल गवर्नमेंट स्टेप्स इन टू प्रोटेक्ट द ब्यूरोक्रेट्स एंड सेक्रेटरीज, तो उसमें शायद फर्दर कोई ऐसा मटेरियल कोर्ट के सामने आए तो शायद इनको प्रोसीड किया जा सके। लेकिन प्रेमा फेसी मेरा व्यू ये है कि दिस इज़ कन्फाइंड टू द डायरेक्शन इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट विद रिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ द फंड्स एंड द सिक्योरिटी, और उसमें डिफेंस सेक्रेटरी हैं और फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। लेकिन इस तरह देखें, अगर ऐसा भी है जी तो सूरत हाल बहरहाल चूँकि एक बड़ी दिगरगूं है जी और अनसर्टनिटी है, और
पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो जिस रास्ते और तरीके पे चलना चाहिए उस तरीके और रास्ते पे चल तो नहीं रहा। असल में तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल फोर्सेस की है जी कि वो आइन के मुताबिक इस जमहूरी अमल को आगे ले जाने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट और दीगर इदारे, हम तो हमेशा से ये कहते रहे हैं ना कि इनका ये काम नहीं है कि ये डिस्टेबलाइज करे सिचुएशन को। ठीक, बिल्कुल ठीक। और इसमें कपल्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल फोर्सेस कि देखें देयर इज द रियल possibility, there shall be a real possibility to be explored by the political class of this country to have some national dialogue, कोई कौमी मुज़ाकरे और कौमी मुकालमे की कोई बुनियाद बनाई जाए और इस गैर यकीनी सूरत हाल से निकाला जाए इस कौम को। और उसके बाद जो इस कौम को दरपेश बुनियादी मसाइल हैं, जो मुआशी मसाइल हैं और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है और जिस तरह लोग महरूमियों का शिकार हैं, तो एक कौमी मुकालमे के ज़रिए मखलूक खुदा की दाद रसी का कोई रास्ता निकालना चाहिए। ये है रियल पॉलिटिक्स। ये बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बात है। बट सर मैं आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। हैसियत एक कानूनी माहिर चाहूँगा आपसे, आपकी रहनुमाई लेना चाहूँगा कि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि हम पार्लियामान में ले गए हैं, सिंस ये पैसे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से आने हैं तो आइन का आर्टिकल 81 है, उसका जो सब कॉस्ट डी है बड़ा क्लियर है, हमने पार्लियामेंट के अंदर जाना है, हम ले गए हैं, ये फाइनेंस कमेटी के पास चला गया है, वो अपनी रिपोर्ट देगी, देन इसके ऊपर वोटिंग होगी। इफ द पार्लियामेंट अलाउज द फंड्स फाइन, इफ इट डजंट अलाउ द फंड देन फाइन, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ये जो एक एस्पेक्ट है सर, इसको जरा आप इस पे फरमाइएगा कि अदालत इसके ऊपर कैसे डिलिबरेट करेगी। इट मे साउंड वेरी लाउजी, बट आपको लगता है कि नहीं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है और हुकूमत कह रही नहीं हम वही कर रहे हैं जो आइन के अंदर लिखा हुआ है और आइन के अंदर हर चीज प्रोटेक्टेड है, वी हैड टू डू दिस, वी डिड दिस। देखिए मुनीब साहब, सूरत अहवाल ये है कि हर तरफ से सियासत हो रही है और दिस इज आप कह सकते हैं कि दिस इज अ वेरी ब्लेटेंट पावर पॉलिटिक्स। ठीक, पावर पॉलिटिक्स में हर बंदा अपने मर्जी के प्रोविजंस को, आइन को इंटरप्रेट कर रहा है जो उसको सूट करता है। ठीक, एक न्यूट्रल, ऑब्जेक्टिव, इंडिपेंडेंट और नेशन ओरिएंटेड अप्रोच जो है उसकी कमी है, जिसकी वजह से ये क्राइसिस जो है वो पैदा हुआ है और परपेचुएट हो रहा है। ठीक, अब देखिए क्राइसिस की एक डेफिनेशन है। क्राइसिस उस वक्त होता है जब आपको अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर जी और एक मौजूद और पहले से मौजूद निज़ाम के अंदर अगर आपको कोई रास्ता किसी चीज़ को हासिल करने का या किसी इशू को रिजॉल्व करने का नहीं मिलता तो फिर उसकी कैफियत को कहते हैं कि ये बहरान की कैफियत है। ठीक, और उस बहरान से निकलने के लिए फिर आपको कोई ना कोई रास्ता तलाश करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि ये तासर भी नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी तरफ से पॉलिटिक्स हो रही है और गवर्नमेंट की तरफ से भी और बाकी आइनी इदारों की तरफ से भी ये तासर नहीं होना चाहिए और यकीनन नहीं होना चाहिए कि वो भी शेयर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ठीक, अब इसका हल ये है कि पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, देखिए मुल्क तो चलाना है सियासी जमातों ने। जब तक ये आइन है और आइन के अंदर जो तरीक़ाकार दिया हुआ है उसके मुताबिक तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैरी ऑन द फ्लैग ऑफ डेमोक्रेसी लाइज विद द पॉलिटिकल फोर्सेस। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। बट लेट्स मूव ऑन सर। मैं चाहता हूं, आई विल कम बैक टू दिस सर। मैं जरा तो अगर इजाजत मुझे आप दें, मैं चाहता हूं कि जरा इस डिबेट को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। डॉक्टर तारिक फजल जोशी साहब ने भी हमें वीडियो पर ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब, मेरे लिए जो एक परेशान कुन बात है, एक तरफ जहां आबिद साकी साहब फरमा रहे हैं कि देखिए आइनी मामलात जरूर उनका इस्तेमाल, लेकिन एक ब्लेटेंट एक पावर पॉलिटिक्स भी है ना कि आप आइन को भी इस्तेमाल करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, और ये कोई नई बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप करें, हर कोई करता है, बट आप भी कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब मैं राना सनाउल्लाह साहब की, वो आपकी जमात के बड़े सीनियर कारकुन हैं, सीनियर मेंबर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, अब वो सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं इमरान खान साहब को। वो ये कहते हैं कि अगर उनके हालात ये रहे तो फिर तो ये हो जाएगा। अब उनका ये बयान सुनिए तो मेरे लिए बड़ा परेशान कुन है, यकीनी तौर पर आबिद साकी साहब के लिए भी होगा, अहमद बिलाल महबूब साहब के लिए भी होगा, और आप खुद हल्के की सियासत करते हैं, आपके लिए भी होगा। चौधरी साहब, अगर ये रवैया रखा तो 8 अक्टूबर को ना हो। उधर जरदारी साहब वज़ीर आज़म के सामने बैठ के कह रहे हैं, किसी ने बात करनी है वज़ीर आज़म से करे। असद उमर साहब कह रहे हैं कि जी ये तो मुसल्लमा असूल है कि जो डायलॉग का आगाज़ है वो तो
हुकूमत ही करती है। अभी आबिद साकी साहब ने भी ये कहा कि इस मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए सियासतदानों ने, पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल फोर्सेस ने आगे लेके चलना है। तो आप गुफ्तगू करेंगे नहीं, आपने कहा कि ये हमें चोर डाकू कहते हैं, हम इनसे बात नहीं करेंगे, लेकिन अब चले एक माहौल ऐसा बन गया है जहाँ एक डेडलॉक है। तो इस सूरत हाल में अगर आपने ये तासुर दे रहे हैं कि भाई अभी 14 महीने ही अगर आपके साथ का रवैया ये रहा तो हम 8 अक्टूबर को भी नहीं होंगे इलेक्शन, तो ये बड़ी परेशान कुन बात है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जरा थोड़ा सा एक पेडेस्टल से नीचे आए ना, थोड़ी गुफ्तगू आप लोग कर लें, आपको ही अप्रिशिएट करेंगे अगर उन्होंने आगे से सही रिस्पॉन्स ना दिया तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं छोटी सी एक बात अर्ज़ करूंगा। राना सनाउल्लाह साहब की आपने 2 क्लिपिंग सुनाई हैं जी। एक इससे पहले जो आपने सुनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आपने उनसे साहब पूछ रहे थे कि क्या वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। मैं थोड़ी सी उसकी वजाहत कर देता हूँ कि ये मेहरबानी भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की है कि इससे पहले फेडरल गवर्नमेंट जहां कानून की किताबों में या रूल्स ऑफ बिजनेस में आता था उससे मुराद प्राइम मिनिस्टर होते थे। अच्छा जी। और हमारे जो रोज़मर्रा के वजारतों के काम होते थे वो प्राइम मिनिस्टर करते थे। अच्छा, लेकिन ये बात साकिब निसार साहब को पसंद ना आई। अच्छा, कि एक शख्स के पास क्यों इतना इख्तियार है, और उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट की जो तशरीह है वो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की रोशनी में ये की कि फेडरल गवर्नमेंट से मुराद काबीना प्लस प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है। तो हमें बहुत छोटे छोटे मामलात के लिए भी काबीना की मीटिंग का इंतजार करना पड़ता था। अच्छा, लिहाजा वो जो तशरीह है सुप्रीम कोर्ट की वो आज भी वैलिड है, और आज भी फेडरल गवर्नमेंट से मुराद कैबिनेट है, इट्स नॉट ओनली द प्राइम मिनिस्टर। ये थोड़ी सी वजाहत मैंने कहा राना सनाउल्लाह साहब के बयान की मैं मजीद कर दूँ। ठीक है। दूसरी जो आपने उनकी क्लिपिंग सुनाई है, देखें, बातचीत से गवर्नमेंट या PDM कभी भी ना तो हमने इनकार किया, ना बातचीत के या गुफ्तगू के दरवाजे कभी भी बंद हुए। नया सियासी जमातें बंद कर सकती हैं। ये भी तोरा इम्तियाज़ इमरान खान साहब का है कि पहले दिन से वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी से भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर आपके पास कौमी असम्बली के जब वो प्राइम मिनिस्टर थे कुछ इजलासों की वीडियो मौजूद है, तो आप ये देखें कि वो बजाय जो प्राइम मिनिस्टर की कायदे अवान की चेयर होती है, बजाय स्ट्रेट वहाँ पर आने के, क्योंकि उसके सामने फिर लीडर ऑफ अपोजिशन की चेयर होती है, तो उनसे आई टू आई कांटेक्ट ना हो जाए, कहीं हाथ ना मिलाना पड़ जाए, वो बीच में से छलांगे मारते हुए कुर्सियों में से रोज़ काटते हुए आते थे कि सीधा मैं वहाँ पे ना हूँ, और मेरा हाथ मिलाना भी गवारा मैं नहीं कर रहा था लीडर ऑफ अपोजिशन से। मतलब क्या लीडर ऑफ अपोजिशन का ताल्लुक कोई BJP से है, कोई इंडिया से है, कोई इसराइल से है, पाकिस्तान दुश्मन किसी मुल्क से है? इतनी नफरत और कदूरत अपने जहनों में रखेंगे सियासत में, तो राना सनाउल्लाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर आप धौंस और धांधली से कोई फैसला जो जायज़ होता है वो भी नहीं मनवा सकते। उसकी वजह यह है कि आपने नफरत का बाज़ार इतना गर्म कर दिया होता है कि वहाँ पे असूल ज़ाब्ते इतनी धुंधला जाती है फ़िज़ा के नज़र ही नहीं आते कि हो क्या रहा है मुल्क में, सिस्टम क्या कह रहा है, चीज़ें कैसे चलनी चाहिए, बैठ के गुफ्तगू से मामलात को हल कैसे करना चाहिए। इतना पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आप धुंधला देते हैं अपनी नफरत और बुग़्ज़ से कि वहाँ पे आपको देखें गुफ्तगू में क्या होता है। तारिक भाई गुजारिश सुन लें, अगर मतला गुजारिश सुन लेना कि दूसरे का हाथ आपको नजर ही ना आ रहा हो तो आप उसका हाथ क्या पकड़ेंगे? नहीं, बट बात ये है आप इस वक्त हुकूमत वक्त है, ठीक है। इमरान खान साहब का रवैया जब वो हुकूमत में थे बहुत बुरा रहा, और बड़ा अब कौल आपके बड़ा उनके एरोगेंस थी, बड़ा तकब्बुर था, और वो हाथ में लाना किसी से पसंद नहीं करते थे। आज मुल्क मुआशी तौर पर, इंतजामी तौर पर, सियासी तौर पर, मैं तो कहूँगा एक अदालती बहरान भी चल रहा है, तो वो तो खैर चले अदालत के अंदर जज साहिबान बैठे हैं, अल्लाह करे वो खुद ही हल उसे कर लें, लेकिन बाकी तमाम बहरान जो है मेनली वो सियासतदानों ने हल करने हैं। अभी आबिद साकी साहब ने भी यही कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने या पॉलिटिकल फोर्सेस ने हल करने हैं। गुजारिश ये है कि अगर आप इसके ऊपर भी नहीं बैठेंगे और बार बार इसके ऊपर भी गुफ्तगू नहीं होगे, देन सियासतदान और सियासी जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो फेलियर गर्दाने जाएंगे। इमरान खान साहब का अकेले का नुकसान नहीं है, नुकसान तो आप सबका है। फिर जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि मुल्क में इस वक्त जो सियासी अबतरी है, इस वक्त जो एक कन्फ्यूजिंग सिचुएशन चल रही है, उसकी सलूशन जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ ने देना है, सियासी लीडर्स ने देना है, और गवर्नमेंट उसमें लीड लेगी। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि हमारे अंदर ना कोई अना के बुत हैं, ना हमारे अंदर कोई नफरत से भरे हुए हमारे कोई दिल और दिमाग हैं। हम बिल्कुल इसका आगाज़ करेंगे, हम बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बल्कि आपको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन पे भरपूर एतराज़ात रखने के बावजूद
जब लीडर ऑफ अपोजिशन पहली दफ़ा ऐवान में आए शहबाज शरीफ साहब, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बातचीत करने के लिए और मिलजुल के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। उस वक्त उनकी पहली तकरीर उठा के आप देख लें। जी। आज भी उनके ये अल्फाज हैं, लेकिन बार बार दावत हम ज़रूर देंगे, आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी, अगर ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी तो कम अज़ कम कोई रवादारी, कोई सियासी मसलहत दूसरी तरफ से भी आनी चाहिए। बस इतनी सी गुजारिश है। बट बात तो पहल करने की है ना डॉक्टर साहब, खुले रखे हैं, बातचीत के लिए तैयार है। बट डॉक्टर साहब कोई ऐसा फैसला नहीं है, आई एम श्योर नहीं होगा आपके अंदर कोई ऐसी बात, लेकिन बात तो पहल करने की है ना। उन्होंने कहा हुकूमत वक्त है, हुकूमत वक्त को करना चाहिए। बात आप दोनों शायद करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन बात किसी के पहल करने की है। वज़ीर आज़म एग्जीक्यूटिव हेड है मुल्क के, को कमेटी बना दें, किसी को बोले आए यार बैठ के बात कर लेते हैं। इलेक्शन 2 महीने पहले क्या 2 महीने बाद क्या, कम से कम लोगों को इस ज़हनी कैफियत से तो बाहर निकालें कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप यकीन मानिए इस मुल्क में आप किसी थड़े पर बैठ जाइए, रेडी पर बैठ जाइए, किसी बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में चले जाइए, एक ही गुफ्तगू है, लोग एक ही बात पूछते हैं हमसे। आई एम श्योर आपसे भी पूछते होंगे कि भाई इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, इस साल में भी होने हैं या नहीं होने। देखिए, मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि इसका मैकेनिज्म बिल्कुल बनाएंगे और बल्कि इस पर बातचीत भी हो रही है। मेरी राना सलाह साहब से आप यकीन करें कि इस मौजू पे कोई बात नहीं हुई, लेकिन अगर आप मेरे पिछले कोई 4-6 टॉक शोज़ उठा के देखें, हर प्रोग्राम में मैंने 100% वही बात की है जो राना सनाउल्लाह साहब ने की है कि अगर मिल बैठ के बातचीत के ज़रिए कोई मामला तय हो सकता है तो वो 1-2-4 महीने आगे पीछे बिल्कुल हो सकते हैं। ये मैंने हर प्रोग्राम में कहा, ये रिकॉर्ड के ऊपर ये बात है। वही बात राना साहब ने की है। इसका मतलब ये है कि ये हमारी पार्टी का एक इसमें ऊपर एक कंसेंसस है। हमें पता है इस बात का कि हमारी पार्टी में ज़िद हटधर्मी बिल्कुल ठीक हो गया, और ये महीना 2 महीने आगे होने से। और एक बात जो मैंने इस अपनी गुफ्तगू के स्पोर्ट में हमेशा कही है, वो ये कही है कि आइन में सिर्फ वो पढ़ा जा रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन। आइन में ये क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? उसी आइन में लिखा है कि जब भी इलेक्शन होंगे कौमी और सूबाई के 1 दिन होंगे, और कौमी और सूबाई के जब इलेक्शन होंगे तो केयर टेकर गवर्नमेंट्स होंगी। हाँ, नहीं, वो जो है वो पॉलिटिकल पार्टी वो चलें, अगर इसको हम सुकम ही कह सकते हैं कि जो फ्रेमर्स हैं उनके ज़हन में ये पोजीशन नहीं आई। बात हमने हर प्रोग्राम में कही है। नहीं, बट एक बात मैं जरा अहमद बिलाल महबूब साहब, तारीखी तौर पे आपको पता है, पता नहीं अब ये अच्छी बात है या नहीं, बट हमारे इस एनवायरनमेंट के अंदर शायद हम सबको पता है कि हम जो एक सुपर जो रेफरी होता है उसकी गुंजाइश हमेशा मौजूद होती है कि वो आए और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर सारे को बिठाए। चाहे वो आपको माने में था कि जी सारे घर चले जाओ, प्रेसिडेंट भी घर जाएं, प्राइम मिनिस्टर भी घर जाएं, वो काकड़ फार्मूला हो जाए, वो तो चले माजी की बात हो गई। अब चले गुफ्तगू करवाने के लिए भी अगर किसी को बिठाना है तो उसके लिए भी बहुत से मुल्क के जो जयद सहाफ़ी हज़रात हैं, कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए किसी को इनको बिठाना चाहिए, किसी को बिठाना चाहिए। अब वो किसी अगर इस वक्त इस मूड में नहीं है कि इनको बिठाए और वो कहे भाई नहीं हम इस काम के लिए तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, ये आप लोगों के मसाइल सियासी हल करने के लिए, तो अहमद बिलाल महबूब साहब किसको पहल करनी चाहिए? शायद गुफ्तगू हुकूमत भी करना चाहती है और तहरीके इंसाफ तो 2 जगह गुफ्तगू करना चाहती है। एक तो ये तो बात फैक्ट है कि चाहे वो चाहते हैं सियासी कोई गुफ्तगू हो जाए, लेकिन वो तो चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी हमारे राब्ते जो हैं दोबारा इस्तवार हों और हम उनकी जो एक्सेप्टेबल एक डोमेन है उसके अंदर आ जाएं और हमने जो कुछ किया है माजी के अंदर वो भूल जाया जाए। गो के इसके ऊपर उनको बड़ी बुरी लगती है ये जब उन्हें ये बात याद दिलाई जाती है, लेकिन कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए आएगा नहीं। लेकिन ना हुकूमत आगे बढ़ती है और ना ही तहरीके इंसाफ कहती है कि हम पहले आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखें, ये अगर नीयत सही हो, अगर वाकई बातचीत करने की नीयत हो और ख्वाहिश हो तो ये कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में दोनों तरफ मसले ये हैं कि हमने पिछले कई सालों में जो सियासत की है उसके नतीजे में अब हमारे अपने फॉलोअर्स के अंदर इसकी एक्सेप्टेंस बहुत कम है कि आप अपनी मुखालिफ पार्टी के साथ कोई सुलह की बात करें, कोई कंप्रोमाइज़ की बात करें, वो कमज़ोरी का निशान समझा जाता है। ये इमरान खान साहब के यहाँ भी ये हॉक्स मौजूद हैं और ये मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी हॉक्स मौजूद हैं। ये यानी को पहल करना आसान काम नहीं होगा, ये कमज़ोरी की निशानी समझा जाएगा। एक तो ये बहुत अहम बात है। दूसरी बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली माजी में आपको याद है कि हमारे यहाँ ये फ़ौज ये फरीज़ा सर अंजाम देती रही है कि वो भी दोनों लोगों को नज करके आपस में बातचीत करने पे मजबूर कर देती थी। किसी ज़माने में नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब जैसे सियासतदान होते थे, वो दोनों तरफ कोई डिप्लोमेसी करके
मुज़ाकरात की रास्ता हमवार करते थे। और ये भी हुआ है कि हमारे दोस्त मुल्क सऊदी अरब के सफ़ीर एक ज़माने में उन्होंने एक काम सर अंजाम दिया था कि उन्होंने PNA और के दरमियान जो है वो बातचीत शुरू करवाई थी। अब ये सारी चीज़ें मफकूद हो गई हैं, अब ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं कि कोई ये मीडिएट कौन कराए। ये जो हमारे चंद दोस्त मीडिएट कराने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी मुझे नहीं लगता कि कोई रास्ता बन रहा है या अभी नहीं बन रहा है। तो ये, और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमें हकीकत पसंद होना चाहिए कि जब मुज़ाकरात शुरू हो भी जाते हैं तो वो लाजिम नहीं है कि वो कामयाब होते हैं। हमने ये काम अपने देखा है 1970 के अंदर भी, 1971 के 1970 के अंदर भी कि इलेक्शन के बाद जो भुट्टो साहब और मुजीबुर रहमान साहब के दरमियान मुज़ाकरात हुए, बार बार हुए, कभी उसमें याह्या खां भी शरीक हुए, वो बावजूद बार बार मुज़ाकरात के कामयाब नहीं हो सके। फिर वो हम ट्रेजेडी की तरफ गए, मुल्क टूट गया। इसके बाद हमने देखा कि ये जो PNA की मूवमेंट थी और भुट्टो साहब के साथ मुज़ाकरात हुए, वो 20 के करीब नशिस्तें हुई दोनों के दरमियान। काफ़ी मुश्किल से शुरू हुए मुज़ाकरात, वो भी कामयाब नहीं हुए। तो बुनियादी बात यह है कि क्या दोनों अतराफ कोई कंप्रोमाइज़ करने की नीयत रखती हैं, उनके अंदर इखलास मौजूद है? मुझे तो इस वक्त ये नज़र नहीं आता। ये तो खुदकशी पे आमादा है। और जिस तरह हर आदमी पुराने ज़माने में फाइटर्स देखते थे ना, एक हाथ में उनके तलवार होती थी, एक में ढाल होती थी, वो तलवार चलाते थे और दूसरी से अपना दिफा करते थे। अब आप फरमा रहे हैं ये जो असेंबली के अंदर एक्ट पेश हुआ है जी, ये ढाल है, ये अपने आप को बचाने के लिए कि वर्स्ट सिचुएशन से हम बच जाए, और जब मौका मिलेगा तलवार भी चल जाएगी। तो इन हालात पे कैसे मफाहमत होगी और मुज़ाकरात होंगे? लेकिन मैं आखिरी आपकी बात की तायीद करूँगा कि जब भी अगर कोई मुज़ाकरात होंगे, उसकी कोशिश की जाएगी, तो उस पर इनिशिएटिव हुकूमत को लेना पड़ेगा। हुकूमत की पोजीशन ऐसी होती है, वो अपने, ज़रूरी नहीं कि वो विजिबल हो, वो अपने लोगों के साथ बिहाइंड द सीन को पैगाम रसानी करें और देखें, फिर कोई बातचीत हो सकती है। लेकिन हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये लेना तो चाहिए, लेकिन अभी जो सूरत हाल है और जो गुफ्तगू हम सुनते हैं, जराना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा, वो ज़रा अलार्मिंग है। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होगा, हम दोबारा जब ब्रेक से वापस आए, आबिद साकी साहब से मैं शुरू करना चाहूँगा कि एक दफ़ा फिर पार्लियामान का बनाया हुआ, अभी वो कानून मुकम्मल तौर पर नहीं बना क्योंकि उसको प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिली, बट ऑलरेडी वो चैलेंज किया जा चुका है। उसका फेट क्या होगा? और जज साहबान बड़ा जेलसली गार्ड करते हैं ऐसी चीज़ों को। आपको याद होगा कि जब 18वीं तरमीम आई तो उसके बाद क्या सूरत हाल बनी, फिर 19वीं तरमीम करनी पड़ी, गो कि उसके पीछे जो महरक़ात थे वो भी सामने आने चाहिए। लेकिन क्या उसका फेट होगा? हुकूमत ने इसको अपने लिए एक सेफ गार्ड के तौर पर चुना है, लेकिन क्या ये हो भी सकेगा या नहीं? एक बात इसके ऊपर बड़ी अहम गुफ्तगू हम करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आबिद साकी साहब, ये पहला मौका नहीं है कि पार्लियामान का बनाया हुआ कानून चैलेंज किया जाए, लेकिन अभी तो वो कानून मुकम्मल तौर पर अपनी नाफिजुल अमल है नहीं क्योंकि असेंट नहीं है। बट सवाल ये है कि आपको याद होगा, आपको मुझसे बेहतर पता होगा कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मामलात ख़राब थे तो पीपल्स पार्टी ने बड़ा हरिडली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बनाया था और वो फिर आपको पता है स्ट्राइक डाउन हो गया था सुप्रीम कोर्ट से। यहाँ जो ये हुआ है, ये भी एक्सरसाइज बड़े हरिडली की गई है। गो के कहा जाता है कि ये बड़ा इट वाज लॉन्ग ओवर ड्यू और ये होना ही था, बड़ा अच्छी बात थी और बड़ी ज़बरदस्त चेंजेस थी, आनी चाहिए थी, और मुतअद्दिद जज साहबान भी इसके हवाले से गुफ्तगू करते रहते थे, तो ये होना चाहिए था। बट जिस टाइम पे, जिस मौके पर हुआ और जिस जल्दी में हुआ, उससे ज़रूर मामलात तशवीशनाक ज़रूर बने या उनके ऊपर सवाल हुआ। ये कानून अगर लेट्स से अब ये चैलेंज हो गया, कानून बन जाता है, एंड फाइनली व्हेन जब ये उस जगह पर आता है जहाँ पर इसे अदालत में कॉन्टेस्ट किया जाएगा, अगर ये स्ट्राइक डाउन, थोड़ा सा मैं प्रिजम्पटिव हो रहा हूँ बट यहाँ क्योंकि तारीख है, ये स्ट्राइक डाउन हो सकता है आपकी नज़र में, या आपको लगता है नहीं ये इट्स अ गुड लॉ एट द एंड ऑफ द डे? पॉलिटिकल एस्पेक्ट निकाल के आप समझते हैं कि इट्स अ गुड लॉ? मेरा ख्याल ये है कि देखें, पार्लियामान में जब इतने बड़े अहम फैसले होते हैं तो उसके लिए पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर एक कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत होती है। ठीक, आइन और कानून की जो रियल पावर है और रियल फोर्स है वो इत्तेफाक राय से और एक कंसेंसस, नेशनल कंसेंसस से पैदा होती है।
ऐसे कवानीन जो बनाए जाएं जो डिवीजन का बायस बने या उनमें ये सेंस ऑफ हो कि दिस इज बिंग ए प्रोकियल लॉ या एक डिज़ाइन को कवर अप करने के लिए या एक इमीडिएट रिस्पांस क्रिएट करने के लिए किया गया है, तो उसके लिए थोड़े से लेजिटिमेसी के इश्यूज बनते हैं। लेकिन बहरहाल आर्टिकल 8 है आइन के अंदर मौजूद है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि कोई ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट्स से रिपग्नेंट होगा और वो मुतसादिम होगा, तो जाहिर है वो आइनी इख्तियार अदालतों के पास मौजूद है कि वो उसको कालादम करार दे सकती। ठीक, जहाँ तक वो उसकी इनकन्सिस्टेंसी होगी टू दैट इनकन्सिस्टेंसी दैट लॉ वुड बी वाइड। तो ये पावर तो खुद आइन ने दी हुई है, खुद हमने दी हुई है अदालतों को, ताकि कोई शख्स कोई ऐसा ताले आजमा जो अपनी शेयर पॉलिटिकल पावर की बुनियाद पर अवाम के हुकूक को गसब करने की कोई जरूरत ना कर सके। तो ये एक सेफ गार्ड है, ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है आर्टिकल 8 में। अब देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक जूरिस्प्रूडेंस डेवलप कर रखी है, मसलन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप किया, पर्टिकुलरली इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने से वो एक बड़ा प्रोफाउंड फॉर्म में उन्होंने उसको असर्ट भी किया। और उसमें उनका ये रहा कि जी जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें अगर कोई तब्दीली लाई जाएगी तो उस तब्दीली को आइन की एक कलेक्टिव स्पिरिट के मुतसादम समझते हुए अदालतें ऐसे कानून को तस्लीम नहीं करेंगी या नहीं करती रही हैं। तो ये एक जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है, अगरचे मैं खुद इसका मुखालिफ हूँ, मैं बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को तस्लीम नहीं करता, बिल्कुल, लेकिन बहरहाल जो जूरिस्प्रूडेंस जो डेवलप हो चुकी है, उस जूरिस्प्रूडेंस ये कहते हैं कि जी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और अगर कोई शख्स पार्लियामेंट या बाहर से कोई ऐसी ताकत इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इम्पेयर करने की कोशिश करे या उसको अपसेट करने की कोशिश करेगी, तो फिर हमारे पास आर्टिकल 8 और द ऑल इंसिडेंटल पावर्स आर available to the courts to strike down that law, to strike down that। अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि आर्टिकल 191 के तहत तो रूल मेकिंग पावर जो है वो तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है, वो पार्लियामेंट के पास तो नहीं है जनाब, अगर मुलाजा फरमाएं अभी देख लें उसको। तो वो ये कहता है कि सुप्रीम जो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल, तो उससे ये तो वाजे है ना जी कि सुप्रीम कोर्ट ही रूल मेकिंग पावर है और वो आइन और कानून के मुतसादम कोई रूल नहीं बना सकती। अब 1980 के जो रूल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हुए हैं जो इस इन्वोग है, बिल्कुल ठीक। अब ये देर आर हम वकील हैं, चूंकि हर वकील की अपनी एक एंगल ऑफ विजन है, उसका एक अपना पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरप्रिटेशन होता है, बिल्कुल, कोई बात हम इस तरह एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं करते, लेकिन ये है कि बहरहाल यहाँ तक आपको याद होगा कि 18वीं तरमीम के वक्त जो अदालत के हवाले से ये मतलब ये कहीं एक बिलावल जदारी साहब ने हमारे एक फंक्शन में ये कहा था कि वो गन पॉइंट पर हमसे वो 19वीं तरमीम और वो प्रोविजन जिसमें पार्लियामेंट की पावर जो है उसको डाइल्यूट करने के लिए कहा गया और वो पावर कंसोलिडेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, मियां नवाज शरीफ साहब उसके अंदर स्टेक होल्डर भी थे, वो एक्सटेनियस अटेम्प्ट्स की उन्होंने और वो बड़े ब्लैटेंट तरीके से उन्होंने पार्लिमानी जो पावर्स हैं विद रिगार्ड टू दी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग और अमेंडमेंट्स उसको बहुत हद तक उन्होंने यानी थ्रेटन सिचुएशन क्रिएट करके ठीक हो गया। उन्होंने कहा जी कि बल्कि यहाँ तक कहा गया कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने तो इनको ये कहा कि अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं 18वीं तरमीम सारी की सारी स्ट्राइक डाउन कर दूं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर ये जब पॉलिटिकल फोर्सेस के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने जो बचा सकते थे वो उन्होंने बचा लिया। मैं कहता हूं कि देखें जिस तरह कौमी इत्तेफाक राय की एक बहुत बड़ी मिसाल 18वीं तरमीम की सूरत में आई हमारे यहाँ, मैं समझता हूँ दैट इज इंडिकेटिव ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिटिकल क्लास कि जब सारे लोग बैठ गए, बिल्कुल सारे लोग बैठ के उन्होंने अबाउट 100 आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर लिए, बिल्कुल ठीक, और उससे बहुत हमारे जो देरीना मुतालबात थे सूबों के इख्तियारात के और दीगर मसाइल उसको हमने बहुत हद तक एक पॉजिटिव अंदाज में एड्रेस कर लिया।
बिल्कुल ठीक मैं है। समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं, उनके अंदर तब्दीलियां होनी चाहिए। वो हमारा बड़ा पुराना मुतालबा है। हमारा ये मुतालबा रहा है कि देखें आप सो मोटो पावर्स के साथ मुंतखब वज़राए आज़म को किस तरह ये घर भेज सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बट आपको लगता है कि इसमें ब्रॉडर कंसेंसस होना चाहिए था? इसमें कौमी इत्तेफाक की राय होना चाहिए था। ठीक है, इत्तेफाक ठीक हो गया। मैं एक मुख्तसर सा ब्रेक है मेरे पास और अहमद बिलाल महबूब साहब के पास भी आता हूँ। आबिद साकिब साहब हमारे साथ हैं। कंसेंसस, ब्रॉडर कंसेंसस तो बना नहीं। पार्लियामान के अंदर भी बड़ी लिमिटेड सी पार्लियामान है ये, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी जमात है, इसका हिस्सा नहीं है। बहरहाल शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा था कि अगर ये कानून स्ट्राइक डाउन होता है हम अगले रोज़ दोबारा री लेजिस्लेट करेंगे, फिर स्ट्राइक डाउन होगा हम फिर री लेजिस्लेट कर लेंगे। यानी कि जो विल ऑफ द पार्लियामेंट है वो अपनी जगह मौजूद है, बट क्या ये उस जगह पर जाएगा जहां पर ये एक मैच हो जाए या एक कॉन्टेस्ट बन जाए बिटवीन द जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर? ये सवाल है। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे बस आप। डॉक्टर साहब, ये कानून अभी मुकम्मल तौर पर बना नहीं है, नाफिजुल अमल नहीं हुआ। नाफिजुल अमल होगा उससे पहले चैलेंज हो गया। अगर ये कानून कलअदम करार दे दिया जाता है कि ये आइन की रूह से मुतसादिम है, जो कि हम आबिद साकिब साहब ने दुरुस्त फरमाया कि वो अब इख्तियार तो अदालत के पास है, जहाँ जुडिशल रिव्यू का इख्तियार है वहाँ ये इख्तियार भी है कि अगर कोई कानून ऐसा बनाया जाता है जो कि मुतसादिम है आइन से, तो वो उसको कलअदम करार दिया जा सकता है। ऐसी सूरत हाल में क्या रिएक्शन होगा पार्लियामान का, हुकूमत का ख़ास तौर पर, क्योंकि हुकूमत तो टॉर्च बेरर थी ना इस पूरे मामले के अंदर। आगे तो आप लेके चले, स्पेयर हेड तो आपने किया ऐसे। देखिए, बड़ी ही अच्छी मैं समझता हूँ कि हमारे भाई ने कानूनी जो उसके निकात हैं इसके ऊपर बात की है। मैं सिर्फ दो बातें इस सिलसिले में करूँगा। पहली बात तो ये है कि हमारी सियासत का एक वतीरा है कि अगर कोई काम हम खुद करना चाहते हैं और हम उसका ऐलान भी करते रहते हैं कि ये रिफॉर्म हम करेंगे, वो ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात हों, वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अंदर कोई इस्लाहात हों, वो सो मोटो के मुतालिक कोई इस्लाहात हों, तो हम बड़े उसके चैम्पियन बनते हैं कि ये हमने करना है। लेकिन अगर वो किसी भी वजह से हम अपने दौर में ना कर सकें और वही काम कोई दूसरी पार्टी कर ले तो हम उसकी मुखालफत शुरू कर देते हैं। माशाल्लाह एक वतीरा है जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। अभी जैसे कि हमारे भाई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो इख्तियारात के हवाले से हर पार्टी ने रिजर्वेशन का इजहार किया है, हर पार्टी ने कहा इस पर रिव्यू होनी चाहिए। और माजी में जो सो मोटो इख्तियारात इस्तेमाल होते रहे हैं, आप माजी करीब में अगर देखें जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में, तो मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटी है, वो हेल्थ के शोबे की हो, वो तालीम के शोबे की हो, वो डैम बनाने की हो, वो वापडा की हो, वो सुई गैस की हो, वो सैनिटेशन की हो, गली मोहल्लों की सफाई सुथराई हो, वो गुर्दों की तब्दीली के अस्पताल की हो, वो सारे इख्तियारात उन्होंने सो मोटो के जरिए अपनी जनाब बास्केट में डाल लिए। साकिब निसार साहब का तो तरीका भी मुख्तलिफ था ना जी। ये काम है जो वो नहीं, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का काम अस्पतालों के विजिट करना नहीं होता, ना ही जाकर लोगों को थ्रेटन करना होता है। वो तो सो मोटो भी नहीं था, वो तो एक पता नहीं बड़ी बदतरीन फॉर्म थी जुडिशियल एक्टिविज्म। बिल्कुल यही अर्ज कर रहा हूँ मैं, उसी का, चूंकि आपके प्रोग्राम का टाइम कम है इसलिए इशारतन मैंने जिक्र किया है कि ये सारी अथॉरिटी वो इसी कानून के तहत इस्तेमाल करते रहे हैं। बिल्कुल। आज अगर इसमें कोई रिफॉर्म लाने की बात हो रही है तो मैं समझता हूँ कि सैनिटी शुड प्रिवेल। ठीक है, सिर्फ मुखालफत नहीं करनी चाहिए सियासी जमातों को। देखें अगर इसमें कोई अपनी राय दे सकते हैं कि जनाब इसमें ये चीज़ बेहतरी हो सकती है तो करने के लिए तैयार हैं। बट ठीक है, अभी एक और बात जो आपके प्रोग्राम में हुई एक तो नुकता ये है कि मुखालफत। दूसरी बात ये है कि अभी जो बात हुई जनाब के ये कानून, ये अदालतों को इख्तियार इसलिए दिया गया कि कोई ताले आजमा अवाम के हुकूक गसब करने की कोशिश ना करे। ठीक है, तो भाई जब ताले आजमा अदालतों में गए हैं 3 माह लेने के लिए, उन्हें तो 3 साल दे दिए गए। बिल्कुल ऐसे ही 3 माह लेने, आइन में तरमीम करने की इजाजत दी गई है ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने। ये माशाल्लाह तारीख भरी हुई है, नजरिया ज़रूरत यहाँ से इजाद हुआ है। सही है। हमारे तो ये सियासतदान जाते हैं जो वोट लेके आते हैं, उन्हें तो आप ऐसे जनाब हाँक के अपने घर भेज देते हैं सो मोटो लेके। ताले आजमा किधर इन अदालतों के महरूने मिन्नत रहे हैं, वो तो मांगते शेर हैं तो दे दिया उन्हें मन जाता है सौदा। क्या बात कर रहे हैं, कोई ताले आजमाशा का चक्कर नहीं है। ये एक बड़ा साफ सुथरा और एक रिफॉर्म्स के हवाले से बड़ा एक दूर रस इसके नताइज होंगे
बेहतरी की तरफ ये चीज जाएगी। मुझे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मुझे आज ना इट्स वेरी हार्टनिंग फॉर मी, मुझे ये आपकी गुफ्तगू सुन के ना अच्छा भी बड़ा लग रहा है और मुझे ना वो थोड़ा रश्क भी आ रहा है कि काश, बल्कि मुझे रश्क भी आ रहा है, मुझे तशवीश इस बात की है कि काश आपको अपना कॉन्डक्ट जो इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त पे था, जब उनके हर सुओ मोटो के ऊपर आप शाम को बैठकर तालियां बजाया करते थे, पूरी जमात आपकी, और आपकी जमात कहती थी ये 19वीं तरमीम हुई, यकीन मानिए इसके ऊपर गन पॉइंट पे अगर किसी ने ये तरमीम कराई तो वो नहीं, मेरी बात सुने, अगर गन पॉइंट पे किसी ने 19वीं तरमीम करवाई है ना तो वो गन मियां नवाज शरीफ साहब के हाथ में थी, ट्रिगर पे उनका हाथ था। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा अगर अदलिया में अपॉइंटमेंट्स के ऊपर को मामला है तो आप पूछ लें, आप ऊपर कोई तरमीम नहीं, ये बात तो आप पूछे उस वक्त के जो मौरिख है उससे पूछे, गन पॉइंट के ऊपर ये मौरिख से पूछे, ये मौरिख से पूछिएगा, ये मौरिख से पूछिएगा 19वीं तरमीम किस हालत में हुई, यूसुफ रजा गिलानी साहब को किस हालत में निकाला गया, और उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब की जुडिशल एक्टिविज्म को आपने कैसे सेलिब्रेट किया, और जब आप हुकूमत में आए 2013 में तो आपके कोलीग्स और जनाब वज़ीर आज़म उस वक्त के मियां नवाज शरीफ साहब सुबह शाम पूछते थे कि कब जा रहे हैं इफ्तिखार चौधरी साहब घर। आखिरी एक जुमला मैं कह दूं जी, मैं आखिरी एक जुमला कह दूं जी कि अल्लाह ने फरमाया है कि नमाज वक्त पे अदा करो, बिल्कुल, अगर वक्त पे अदा ना हो सके तो कज़ा पढ़ लिया करो। आप कज़ा नमाज समझ लो, हम कौन सा फरिश्ते हैं, हमसे बिल्कुल ठीक है, वो कज़ा, मैं आपकी जो दलील है बिल्कुल ठीक है, इसको तो मान अल्लाह आपको, मैं तो कहता हूँ अल्लाह आपको फर्ज नमाज का सवाब दे, बड़ी अच्छी बात है, मैं तो आपके लिए दुआ गो हूँ, लेकिन चले आपको कज़ा में जाके याद आ गया कि आप सारे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं इख्तिसार के साथ मैं एंड में आऊँगा। अहमद बिलाल महबूब साहब, रियलाइजेशन है कानून अभी बना है, लेकिन जारी बात है अभी मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल नहीं है, लेकिन एक बात जो कि आबिद साकी साहब ने की वो बड़ी अहम है कि ऐसे कानूनी मामलात के अंदर कंसेंसस होना चाहिए। तरमीम ठीक है लेकिन माहौल बड़ा अजीब है, गो के गुफ्तगू हो रही है, हम सुन रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब भी मिल रहे हैं, काजी फाइजा साहब मिल रहे हैं, बट दैट्स इन अदालती डोमेन। कानून पार्लियामान ने अपनी तरफ से बना दिया है और वो नाफिजुल अमल होने से पहले चैलेंज भी हो गया है। क्या आपको लगता है व्हाट इज इम्पेंडिंग? मुनीब साहब देखें, ये अगर कंसेंसस की बात है तो मेरे ख्याल में जो चंद चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर एक वसीतर कंसेंसस मौजूद था, बहसियत एक आम शहरी के जो सूरत हाल को देखता रहता है, पढ़ता रहता है, तो मेरे ख्याल में ये वो मामला है जो इस कानून का सब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक वसीतर कंसेंसस मौजूद था। ये बार काउंसिल्स के अंदर, बार एसोसिएशंस के अंदर, ये शहरियों के अंदर ये बारहा ये मसले उठाएगा और इसके ऊपर कंसेंसस था कि ये तरमीम होनी चाहिए। ये एक फ़र्द वाहिद के अंदर जो इर्तकाज़ है सोमोटो लेने का, बेंचेस बनाने का, ये इर्तकाज़ नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर एक इत्तफाक राय मौजूद था, तो मैं नहीं इससे इत्तफाक करता कि इत्तफाक राय मौजूद नहीं था, ठीक है, पता मैं इस बात से इत्तफाक कर सकता हूँ कि ये जो सवाल उठाया जा रहा है कि इस टाइमिंग के ऊपर इतराज़ है कि इस वक्त ही क्यों, लेकिन क्या किया जाए कि अब ये परफेक्ट टाइमिंग तो कोई नहीं होती। अब इस वक्त उसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी, कुछ लोगों को उसकी ज़हमत हो रही थी और कुछ को उसकी बहुत ज़रूरत महसूस हो रही थी, तो ज़ाहिर ऐसे वक्त पे ही होना था जब पार्लियामेंट के अंदर जो फोर्सेस मौजूद हैं वो ये महसूस करें कि ये होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये टाइमिंग के एतराज़ में कुछ वजन तो ज़रूर है, लेकिन बहरहाल ये किसी वक्त तो होना था, बिल्कुल ये हुआ है। और ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की दलील है ना सब, मेरे ख्याल में ये भी दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन तो इसके अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो रही। ये तो जुडिशरी के अंदर जो इख्तियारात एक फ़र्द के थे वो अब उसको डिफ्यूज़ करके 3 अफराद पे तकसीम कर दिया गया है, सिर्फ इतना फ़र्क हुआ है, लेकिन इंस्टीट्यूशन एज ए होल वो तो उसके इख्तियारात पे तो कोई कमी, बिल्कुल ठीक हो गया। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ये जायज़ है इस्लाह और इसको पास हो जाना चाहिए और ये बिल्कुल एक दुरुस्त चीज़ है मेरे ख्याल में। लेकिन अगर अभी भी हम ये करेंगे और इसको किसी न किसी तरीके के साथ जुडिशल रिव्यू के ज़रिए से इसको रोकने की कोशिश की जाएगी तो ख़राबी मज़ीद बढ़ेगी, बिल्कुल ठीक नहीं होगी मेरे ख्याल में। बहुत शुक्रिया जनाब महबूब साहब, जनाब आबिद साकी साहब और जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने कोशिश की थी जो अहम नुकात हैं इन मामलात को आपके सामने रखे थे। कानून बना अभी मुकम्मल तौर पर इसलिए गए कि नाफिजुल अमल नहीं है, प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिली, लेकिन चैलेंज पहले हो गया है।
अहमद बिलाल महबूब साहब समझते हैं कि अगर इसको रोका गया इस तरीके से, यानी अदालत की तरफ से, तो इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे, मजीद बहरान आगे बढ़ेगा और मजीद जो अनसर्टनिटी की कैफियत है वो बढ़ेगी। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।